बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और 6 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो आपको पता है उम्रा की अदायगी के लिए और ऑफिशियल विजिट पे जो है वो सऊदी अरब के अंदर हैं और ये 2 डेज का विजिट है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स अभी नहीं आई हैं। इनके साथ जो है वो सैयद आसिम मुनीर साहब भी फील्ड मार्शल जो है मौजूद हैं। तो सऊदी अरब जो है वो उनके जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं उनके बुलावे पे गए हैं। सो वहाँ पे भी कोई बातचीत होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो मोदी साहब हैं ये कश्मीर आए हैं, ठीक है, अपने वाले कश्मीर, और वहाँ पे उन्होंने जो रेलवे लाइन है, स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन, उसका इफ्तिताह किया और दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज के ऊपर से ये गुजर के जाएगी। तो ये भी जो है इसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यूक्रेन जो है उसने ये बात कही है कि भाई ये जो वॉर है हमारे लिए रशिया यूक्रेन की, ये एग्जिस्टेंशियल है, ठीक है, ये हमारी बका की जंग है बेसिकली, और इसीलिए उसने जो है वो आज बदला भी लिया, ठीक है। और 400 से ज़्यादा ड्रोन्स जो हैं और 50 से ज़्यादा जो है वो मिसाइल्स फायर किए हैं इस टाइम पे यूक्रेन के ऊपर, ठीक है। तो वो बेचारे अब जो है वो नेटो को कह रहे हैं कि आप आगे से रिस्पॉन्स दें, बताएं तो हम रिस्पॉन्स दें। इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी कि ईरान के ऊपर एक और इल्ज़ाम लगा, ये एक रिपोर्ट है, ठीक है, और ये सीक्रेट रिपोर्ट ये बता रही है कि भाई वो मटेरियल जिससे बैलिस्टिक मिसाइल्स बनते हैं चाइना ने वो जो है वो मंगवाया है रशिया से, और इतना मंगवाया है कि जिससे 800 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। सो अब ये रिपोर्ट ये कह रही है कि एक साइड पे जो है वो यूएस और ईरान की बातचीत हो रही है और ईरान कह रहा है कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा, जबकि दूसरी साइड पे ये खुफिया तौर पे जो है चाइना से चीजें मंगवा के और चाइना इसकी हेल्प कर रहा है और बना रहा है, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी, आपने देखा कि जो इसराइल है, इसराइल की डिफेंस फोर्सेस जो हैं, इसराइली डिफेंस फोर्सेस, इन्होंने हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया। इनका ये कहना है कहाँ पे, बैरूत के अंदर यानी लेबनान पे इन्होंने जो है वो बमबारी की है। तो पहले गजा, अब जो है वो लेबनान की बारी शायद आई है और वहां पे जो है अब ये स्ट्राइक की जा रही है और बहाना ये किया जा रहा है कि भाई यहाँ पे हिजबुल्लाह जो है उसने फैक्ट्रियां बनाई हुई थी अंडरग्राउंड करके, तो उनको जो है वो टारगेट किया गया है, जिसके ऊपर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी जो है वो इसे कंडेम किया। तो इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसराइल की जो नेवी है उसने तैयारी पकड़ ली है कि जो जहाज आपको पता है इस टाइम पे मेडलिन जो है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जो मेडलिन का जहाज है ये बेसिकली ये आ रहा है कहाँ से जी, ये यूके से निकला है और इसके अंदर बड़े सेलिब्रिटीज भी मौजूद हैं और ये बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली इमदाद पहुंचाएगा, ठीक है। यानी कि जो इमदाद पहुंचाई जा रही है गजा के अंदर इस टाइम पे, तो उसमें जो है ये इमदाद पहुंचाएगा। तो इसको डिस्कस करेंगे। और जो इसराइल है वो उसको कह रहा है कि हम इसे नहीं पहुंचने देंगे, यानी हम इसे आगे गजा के हवाले नहीं करने देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसराइल जो है वो क्या कर रहा है जी, गन्स दे रहा है अल शबाब को, ठीक है, जो अपोजिशन ग्रुप है हमास के उनको। अब यहाँ पे हमें इससे ये समझने को मिल रहा है कि देखें डिवाइड एंड रूल कैसे काम करता है। अब एक साइड पे हमास है वो जिहाद के नारे लगा रहे हैं, वो भी मुसलमान है, दूसरी साइड पे अल शबाब है वो भी मुसलमान है और वो भी जिहाद के नारे लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड पे वो क्या कर रहे हैं, वो हमास के मुकाबले में उनके अगेंस्ट में खड़े होकर असला किससे ले रहे हैं, इसराइल से ले रहे हैं। तो ये भी खुफिया तौर पे था, एक रिपोर्ट जो सामने आई है, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, आपने देखा कि भाई अब वो बहुत ही ज्यादा चैंपियन बना फिरता है अमेरिका के, भाई दुनिया का हम ही रखवाला बनेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जजेस जिन्होंने इसराइल के खिलाफ और यूएस के खिलाफ अफगानिस्तान के ऊपर जो है फैसला दिया था, उन 4 जजेस के ऊपर अमेरिका में सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो इससे ज्यादा जो है वो कोई भयानक चेहरा हो नहीं सकता अमेरिका का कि किस तरह से जो है जजेस के ऊपर, वो भी आईसीसी के जजेस के ऊपर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजेस, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जो जा रही है। क्योंकि इन्होंने इसराइल के खिलाफ क्यों फैसला दिया, नेतन्याहू के खिलाफ या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ क्यों दिया। तो आप अंदाजा कर लें कि हम क्या इनसे उम्मीद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम ये देख रहे हैं जी कि जो बहुत ही जबरदस्त किस्म की दोस्ती थी ट्रंप की और एलन मस्क साहब की, वो अब जो है वो दुश्मनी बदलती जा रही है, धमकियों में यहाँ तक के बदलती जा रही है। तो अब आपने देखा कि जो है वो वॉर एक स्टार्ट हो चुकी है सोशल मीडिया के ऊपर। उधर से ट्रंप कुछ कह रहे हैं, इधर से जो है वो एलन मस्क कुछ कह रहे हैं। तो एलन मस्क अब धमकी दे रहे हैं कि भाई मैं नासा के साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि जो मेरा ड्रैगन रॉकेट जो है वो लेके जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर, में वो कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आज की जो है न्यूज है। सबसे पहले पाकिस्तान अफेयर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, ठीक है जी, शहबाज शरीफ साहब हैं, और दूसरी साइड पे यहाँ पे हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, ठीक है जी।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है वो उम्रा अदा कर रहे हैं इस टाइम पे। और ये जो है वो शहबाज शरीफ साहब 2 दिन के दौरे के ऊपर गए हुए हैं और इनको जो है वो मोहम्मद बिन सलमान साहब ने जो है वो बुलाया है खासुल खास। तो अब बेसिकली हम इससे को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो सकते, याद रखिएगा। उसका रीज़न क्या है कि आप अरबों से अब खैर की उम्मीद छोड़ दें। अगर आपके दिमाग में ये ज़रा सा भी है कि वो मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे और वो अपने मफादात से हट के कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे भी जो होगा वो बेसिकली कहीं न कहीं अमेरिका, इज़राइल के ही बेनिफिट के अंदर होगा, जिसमें पाकिस्तान को एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही होगी। अदरवाइज़ इसकी हम बिल्कुल उम्मीद ना रखें कि भई एक साइड पे वो बच्चे काटे जा रहे हैं और वो दूसरी साइड पे जो है आईसीसी के जो जजेस हैं उनको फैसले सुनाए जा रहे हैं उनके अगेंस्ट में, और हम ये कहें कि भई ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं वहाँ पे, तो कोई खैर होगा। पीएम शहबाज परफॉर्म्स उमरा ऑन सऊदी विजिट, ऑफर प्रेयर्स फॉर पाकिस्तान सक्सेस अगेंस्ट इंडिया। ठीक है कि भाई जो हमने इंडिया खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया उसकी भी यहाँ पे जो है दुआ वगैरह की गई है। तो बेसिकली इस ये 2 डेज टूर है और मोहम्मद बिन सलमान के कहने के ऊपर है, ठीक है। और इसमें जो है वो आर्मी चीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद थे साथ में। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई, सिर्फ यही है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब के कहने पे ये टूर हो रहा है, जिसमें जो है काबा के दरवाजे भी खुलवाए गए और ये एक दोस्ती की मिसाल देने की कोशिश की गई है। और सऊदीया अपने विजन 2030 में पाकिस्तान को एडजस्ट करना चाहता है, ठीक है। किसके अंदर? डेवलपमेंट गोल्स के अंदर। और कोशिश ये है कि वो यहाँ पे ट्रेड करे, इन्वेस्टमेंट करेगा या रीजनल स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करेगा या कुछ ना कुछ हमें देगा, ठीक है, या हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगा। फिलहाल तक हमारे पास यही डिटेल्स हैं, तो उसकी मजीद डिटेल्स आएंगी तो हम उसे डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्या डिटेल्स हैं। लेकिन कोई उम्मत के लेवल के ऊपर अगर आप ये समझें कि कोई बेहतरी है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आप बिल्कुल छोड़ दें। नेक्स्ट बात करते हैं जी, मोदी साहब जो हैं वो 6 तारीख को यानी कश्मीर पहुंचे हैं, ठीक है। उन्होंने स्ट्रेटेजिक रेलवे जो है उसका इफ्तिताह किया है, जो आपको पीछे पिक्चर दिखाई दे रही है कि जो रेलवे है ये कश्मीर के अंदर चली है, चले पाकिस्तान के ना सही, लेकिन जो है वो इंडिया कश्मीर के अंदर जो है वो रेलवे स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की है मोदी साहब ने स्ट्रेटेजिक रेलवे की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है, ठीक है। एक ऐसे हालात में जबकि कश्मीर जो है पूरी दुनिया के अंदर हाईलाइट हो रहा है इस टाइम पे, चाहे वो पाकिस्तान का डेलीगेशन कर रहा है या चाहे वो इंडिया का डेलीगेशन कर रहा है। इंडिया के डेलीगेशन ने भी जो है वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात की है, जबकि बिलावल भी वहीं पे मौजूद हैं, ठीक है। गो कि उनकी किसी हाई लेवल से मुलाकात नहीं हुई सदर या व्हाइट हाउस के किसी नुमाइंदे वगैरह से, ठीक है। तो उनकी जो है कांग्रेस मैन से मुलाकातें हो रही हैं। तो इसके ऊपर जो है अगर हम देख रहे हैं तो इस टाइम पे कश्मीर हाईलाइट हुआ है। लेकिन वहीं पे अगर इसी टूर के दौरान हम ये बता रहे हैं कि कश्मीर जो है वहां पे जबरदस्ती सब कुछ किया जा रहा है, तो दूसरी साइड पे वो भी दुनिया को ये बता रहे हैं कि देखो भाई हम तो रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है, उसने खुशी से रखा हुआ है, वो क्या कर रहा है, हम तो फिर इनका ये कर रहे हैं, रेल बिछा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव एज वो शो करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। जैसे हमने देखा था 2023 का जो है वो यहाँ पे G20 का समिट उन्होंने करवाया था श्रीनगर के अंदर, तो उससे भी बड़ी बाबा करवाई कि भाई पाकिस्तान तो कहता है यहाँ पे अमन नहीं है, तो हमने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करवा दी है और ये कैसे हो गई है। तो ये किस्म का पॉजिटिव एज ही है कि भाई कश्मीर के अंदर सब नॉर्मल है, ठीक है। तो सब नॉर्मल दिखाने के लिए ये टाइम जो है चुना गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। तो इन्होंने जो है वो यहाँ पे इसकी इनॉग्रेशन की है, ठीक है, रेलवे लाइन की। और ये कहा जा रहा है वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज के ऊपर से ये गुजरेगी, यहाँ पे चिनाब रिवर के ऊपर से, ठीक है। क्योंकि कश्मीर जाहिर बात है एक बुलंद जगह पे है, तो वहां पे उसके ऊपर भी जो है दरिया चिनाब के ऊपर जो रिवर बनाया गया तो उसके ऊपर से ये गुजरेगी। और इसकी अगर मजीद बात करें तो ये 272 किलोमीटर की लाइन है, और एक्चुअली में वाकई में एक बहुत बड़ी लाइन है कश्मीर के लिहाज से अगर हम देखें, ठीक है। उधमपुर को, श्रीनगर को और बारामूला को ये मिलाएगी और ट्रेवल टाइम है उसको रिड्यूस करेगी। 36 टनल्स इसके अंदर मौजूद हैं, 943 ब्रिजेस जो है इसके अंदर मौजूद है, यानी 943 ब्रिजेस ये गुजरेगी उसके ऊपर से। और इससे क्या होगा, ट्रेवल टाइम जो है वो रिड्यूस होगा और कनेक्टिविटी जो है वो कश्मीर की मजीद फास्ट होगी और बढ़ेगी, ठीक है। तो कश्मीर के लेवल के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि भाई ये उनके लिए फायदा होगा, एक्चुअली में मोबिलिटी बढ़ेगी, टूरिज्म इससे बढ़ेगा, जॉब्स जो है वो इससे क्रिएट होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडिया जो दिखाना चाह रहा है कि भाई सब नॉर्मल है, शायद कुछ ना कुछ मैसेज से जरूर जाए कि हाँ भाई सब नॉर्मल है, क्योंकि वहां पे रेलवे लाइन है, लोग खुश हैं, सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। तो ये वो असल में दिखाना चाह रहा है, तो ये उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। अच्छा, जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे टाइम पे जो है वो इसको किया गया इनॉग्रेट जिस टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया के टेंशंस कश्मीर को लेके बहुत ज्यादा हाई हैं। और आप देख रहे हैं एक बात की जा रही है कल से श्रीनगर शिमला मुआहदे को लेके 1972 के ख्वाजा आसिफ साहब के बयान की, जो मैंने आपको जब शिमला मुआहदा खत्म हुआ था उस टाइम पे आपको बताई थी कि भाई शिमला मुआहदा खत्म करने का सिर्फ एक ही पर्पस है, और वो ये है कि जो LOC है, LOC का मतलब ये है कि वो बॉर्डर जो कि पाकिस्तान और इंडिया के कश्मीर के बीच में आता है, जिसको LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पे जंग रुकी थी उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, ठीक है। तो वो बेसिकली जो है उस बॉर्डर का खात्मा है किस्म का।
अब कोई भी बाउंड्री पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं है। अब जो जिस साइड पे जितना जोर लगा के आगे जाना चाहे उतना ही जाएगा। तो अब ये बात जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि भाई हाँ ऐसा ही है, अब तो हमारी कोई लाइन नहीं है, हम चाहे उधर जाएं या जैसे भी करें, ठीक है। तो ये उसी टाइम पे जब इन्होंने खत्म किया था तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरी साइड पे जो है वो इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि भाई अब कश्मीर तो हमारा है, वो उधर से क्लेम कर रहे हैं, इधर से क्लेम कर रहे हैं, और डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये सारे का सारा उस टाइम पे हुआ जिस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ टेंशन्स बहुत ज्यादा हाई हैं, और 1999 से ही हम ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच के जो मामलात हैं कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा खराब हुए, और उसके बाद से हालात बहुत तेज से बढ़े। तो उसके बाद से अब जो इंडिया है वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक जो है वो इंटीग्रेशन बढ़ाएंगे, ताकि इन लोगों को कौमी धारे के अंदर लाया जा सके, और ये हमारी विल है कि हम इन लोगों को जो है कौमी धारे के अंदर लेके आए, ठीक है। तो ये यानी इनका एक अच्छी मूव है पाकिस्तान के लिए, खास करके इस टाइम पे टफ हो जाएगा कि जब इंटरनेशनल मीडिया इसको कोट करेगा, ऑलरेडी कोट कर रहा है इस चीज को लेके कि भाई ये जो है रेलवे लाइन कश्मीर में बिछाई गई है। तो पाकिस्तान जो है वो अब इंडिया की मूव्स को कैसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिफेंड करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, यूक्रेन वॉर जो है, जो रशिया है वो कह रहा है हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल है, ठीक है, बका की जंग है। बका की जंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, बका की जंग का मतलब यह है कि अगर हम ये जंग छोड़ देंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, यानी अगर ये जंग रशिया कहता है मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरा वजूद खत्म है, तो रशिया कह रहा है ये मेरी बका की जंग है, अब ये मेरे जीने मरने की जंग है। तो इसलिए जो है वो कह रहा है भाई हम जो है वो रिवेंज स्ट्राइक्स हमने जो है लॉन्च की हैं, ठीक है, और आज के दिन में उन्होंने की हैं और काफी ज्यादा नुकसान उन्होंने पहुंचाया है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और ये जो जंग है हमारी बका की जंग है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि इस जंग को खत्म कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। बका की जंग के खत्म करने का मतलब है हम रशिया को खत्म कर दें, तो हम तो रशिया को खत्म नहीं कर रहे, तो उसका मतलब ये है कि जंग भी आगे जारी रहेगी। तो उन्होंने कीव के ऊपर जो स्ट्राइक्स की हैं बहुत ही शदीद किस्म की, और हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो ड्रोन अटैक भी किए यहाँ पे, ठीक है। तो उससे काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। फिलहाल तो कहा जा रहा है सिर्फ 3 लोग जो है उनकी जहाँ भाग हुए हैं मरे हैं, और डजन के करीब जो है वो जख्मी हैं, और साथ में कहा जा रहा है जी बहुत ही ज्यादा जो है वो सिविलियन आबादियों को यहाँ पे निशाना बनाकर बहुत ज्यादा खौफ व हिरास है इसको यूक्रेन के अंदर इस टाइम पे, ये जो आगे से उन्होंने जवाब दिया, ठीक है। इसमें 45 जो है वो मिसाइल्स फायर किए गए हैं, और 407 ड्रोन जो है वो मारे गए हैं यहाँ पे यूक्रेन के अंदर। तो उस वजह से यूक्रेन के अंदर जो है खौफ की फिजा बनी हुई है, और जैसे कहा जा रहा है कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो स्टार्ट हो रही है, हम ये देख रहे हैं, क्योंकि अगर इसका आगे से फिर से नेटो जो है वो जवाब देता है, क्योंकि जो इस टाइम पे ज़ेलेंस्की साहब हैं वो नेटो को ये कह रहे हैं कि भाई आपको डिसिसिवली जो है कोई रिस्पॉन्स देना होगा। अब जाहिर बात है तोपे उस बंदे के हाथ में, इख्तियार उस बंदे के हाथ में, लेकिन उसको जब तक पुश नहीं मिलेगी, यानी ज़ेलेंस्की साहब को जब तक पुश नहीं मिलेगी, वो अपने तय कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते कि भाई कोई ऐसा बड़ा फैसला कर ले और कोई जो है वो बड़ा हमला कर दे दोबारा से रशिया के ऊपर, ये ऐसा वो नहीं करेंगे। तो अब वो चाह रहे हैं कि उनको दोबारा से पुश किया जाए और फिर से कहा जाए कि मारो, तो फिर ये मारें, तो फिर ये वॉर आगे जो है मजीद बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि इन्होंने हमला किया, उन्होंने आगे से हमला किया, अब ये फिलहाल इक्वल है, बड़े हमले की बात कर रहे हैं, जंग तो लगी हुई है, लेकिन अब हम देखेंगे कि आगे ये मजीद बढ़ेगी या रुकेगी। लेकिन फिलहाल रशिया ने अपना बदला ले लिया, और वो कह रहे हैं हम अपने बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि भाई हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं, रशिया ये कह रहे हैं हम तो आपकी बका के लिए लड़ रहे हैं, तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ये वॉर आगे चलेगी, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या वॉर हालात पकड़ती है। नेक्स्ट क्या है जी, रिपोर्ट है हमारे पास एक, और रिपोर्ट ये है कि ईरान ऑर्डर्स मटेरियल फ्रॉम चाइना दैट कैन मेक सम 800 बैलिस्टिक मिसाइल्स, कि ईरान जो है उसने चाइना से ऑर्डर किया है मटेरियल, वो मटेरियल जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स में इस्तेमाल होता है बेसिकली, ठीक है, और उससे 800 मिसाइल्स बनाए जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो है वो काफी ज्यादा जो है वो टेंशन बनी हुई है इसको लेके। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई जो ईरान है उसने ऑर्डर किया हुआ है, और ये खुफिया तौर पे उसने ऑर्डर किया है चाइना से बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो मटेरियल है वो, और ये इतना है कि इससे 800 मिसाइल बनाए जा सकते हैं, नॉर्मल नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो बनाए जा सकते हैं, जो कि इसराइल को स्ट्राइक कर सकते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि भाई इसराइल ने जो 2024 के अंदर स्ट्राइक्स की थी, जिसमें ईरान का जो मिसाइल की कैपेसिटी थी या मिसाइल की स्टोरेज की साइट्स थी उनको नुकसान पहुंचा था, तो वो भी उसने रिकवर करने की यहाँ पे कोशिश की है, इसलिए वो सारा का सारा ये खुफिया तौर पे कर रहा है, ठीक है। और साथ में अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर ईरान ये बनाएगा तो ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को भी देगा, हौसीज को भी देगा यमन के अंदर, और वो भी इसके इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि वो मुसलसल अटैक इस टाइम पे कर रहे हैं, वो कि कोई अटैक कामयाब नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन वो अटैक इस टाइम पे कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए खतरा है। दूसरी साइड वो कह रहे हैं यूएस और ईरान की बातचीत चल रही है, तो ऐसे में जो है ये जो ऑर्डर किया गया ये इस नेगोशिएशन से पहले किया गया है,
ठीक है, यानी ये जो 4 राउंड्स हो चुके हैं, 5 राउंड्स, और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है 6ठा राउंड एक और होगा, इसके ऊपर बातचीत होगी, तो ये जो है वो उससे पहले ये सारे मामलात जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, तो अब इजराइल जो है उसको इस बात की टेंशन है कि अब अगर ईरान जो है वो न्यूक्लियर डील कर भी देता है तो हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ईरान तो बना रहा है खुफिया तौर के ऊपर, वो तो सरेआम कहेगा नहीं बना रहा, लेकिन वो जिस टाइम पे बनाएगा वो सबसे पहले इजराइल को टारगेट करेगा। गो कि इजराइल ने अपनी तरफ से सिग्नल ये दिया, या यूएस के जो सदर साहब हैं ट्रंप को ये इंश्योर करवाया है कि जब तक आपकी डील नहीं होती हम तब तक जो है वो तेहरान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हम आपकी डील को कोलैप्स नहीं होने देंगे। ठीक है, आप इस डील को करें। हाँ, अगर आप इस डील में फेल हो जाते हैं, यानी इसका मतलब जाहिर बात है वो 90% तो फेल हो गए हैं। अमेरिका इस डील के अंदर 90% फेल है, 10% का मतलब ये है कि वो एक राउंड और करना चाह रहे हैं। फेल इसलिए है कि ये कह रहे हैं जीरो, जबकि आपने देखा कि ईरान खुल के कह चुका है कि कोई जीरो का सवाल पैदा नहीं होता, और रशिया भी इसकी हिमायत में कल कह चुका है कि भाई इसको सिविल पर्पसेस के लिए यूज करने दो। सो इसका मतलब ये अब एक किस्म का कोलैप्स ही है, और एट दी एंड इनका भी जो है फिर वॉर के हालात ही बनते हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इससे उन्हें ये मसला हो रहा है कि ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं अगर वो स्ट्रांग होगी तो क्या होगा, तो इसलिए वो कह रहे हैं हम इसको डिसमेंटल करेंगे। नेतन्याहू ये तैयारी करके बैठा हुआ है कि हम जो है वो अटैक करेंगे, हम मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस टाइम पे भी हमें जो है वो अगर ये महसूस हुआ कि ये टॉक्स फेल हो गए तो हम अटैक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि तो इल्जाम लग रहे हैं, तो चाहे ये इल्जाम सच्चे हैं या झूठे हैं, तो एक्चुअली में मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं वो कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जी, ये आपके पास जो है वो बैरूत लेबनान है, जहाँ पे जो है वो इसराइल ने रात को स्ट्राइक्स की हैं यहाँ पे इन इलाकों के ऊपर। ठीक है, तो आईडीएफ फोर्सेस जो हैं, यानी इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको आईडीएफ फोर्सेस कहा जाता है। तो इसराइल के डिफेंस फोर्सेस ने अंडरग्राउंड हिजबुल्लाह के जो ड्रोन फैक्ट्रीज हैं उनको जो है स्ट्राइक किया, ये उनका कहना है। ठीक है, जबकि दूसरी साइड से ये कहा जा रहा है भाई कि उन्होंने जो है सिविलियन आबादियों के ऊपर खामखा में जो है वो उन्होंने अटैक कर दिया। तो गो के खामखा में तो खैर नहीं किया होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इनके पास जो है वो मौजूद है इंटेलिजेंस, क्योंकि ये आपको पता है कि दुनिया की टॉप एजेंसी इनके पास मौजूद है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है बैरूत के ऊपर अटैक किया, और वो कब किया जी, 5 जून की रात को जो आईडीएफ है उसने एयर स्ट्राइक्स की हैं और अंडरग्राउंड ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को टारगेट किया। और ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह जो है उसने जानबूझ के जो है वो बनाई हुई थी सिविलियन आबादियों के अंदर, ताकि ये पकड़ी ना जा सके, इनको टारगेट ना किया जा सके। ठीक है, हिजबुल्लाह जो शिया तंजीम है जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो हिजबुल्लाह को इन्होंने बैरूत के अंदर टारगेट किया, और यहाँ पे कह रहे हैं हमने जो है वो एविकेशन वार्निंग दी थी, हमने पहले कहा था कि निकल जाओ, उसके बाद हमने यहाँ पे हमला किया है, जबकि कहा जा रहा है ऐसी कोई वार्निंग वगैरह नहीं दी गई और डायरेक्टली अटैक किया गया, सिविलियंस को टारगेट किया गया। तो इसलिए इसराइल का ये मानना है कि ये बैलेटेंट वायलेशन है किस चीज की, नवंबर सीज फायर एग्रीमेंट की, कि लेबनान के बीच में और इसराइल के बीच में सीज फायर हुआ था, कि जिससे आपने देखा था मुसलसल हमले हो रहे थे, मुसलसल जो है वो यहाँ पे टारगेट किया जा रहा था, और 4000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पे शहीद किया गया, हिजबुल्लाह के लोगों को शहीद किया गया लेबनान के अंदर। उसके बाद सीज फायर हो गया कि भाई अब हम भी आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, और आप भी हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। तो अब इसराइल ये कह रहा है कि इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्रियां क्यों बनाई हुई हैं, जबकि इसका मतलब ये फैक्ट्रियां तो हमारे ऊपर इस्तेमाल होंगी, तो ये एक वायलेशन है सीज फायर की, इसलिए हमने यहाँ पे हमला कर दिया। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने जो है सिविलियन आबादियों को भी यहाँ पे निशाना बनाया है, और उसके ऊपर पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसने भी कंडेम किया। यहाँ पे के अंदर देखिए मैप के अंदर, तो ये बेसिकली लेबनान है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये इसराइल है। ठीक है, ये साइड पे जो है वो सीरिया है, सीरिया से भी जो है वो आज के दिन में एक रॉकेट जो है वो फायर हुआ है इसराइल के ऊपर, और इसराइल को इस बात के ऊपर बड़ा गुस्सा आया कि भाई अब तो मेरा सदर है यहाँ पे, सुन्नी सदर है ना, हम तो पाकिस्तानी कह रहे हैं हमारा जो है वो सुन्नी है, लेकिन वो इसराइल कह रहे हैं तो मेरे सदर हो तुम, और तुम मेरे पे अटैक कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी गलती हो गई, मैंने नहीं मारा, यहाँ पे जो दूसरे ग्रुप हैं वो आपके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हमसे आपको कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसराइल कम से कम जो शाम है उससे कोई खतरा इसराइल को नहीं होने लगा। ठीक है, और लिबनान के ऊपर भी अब यहाँ पे स्ट्राइक्स कर रहे हैं, बैरूत के ऊपर इतने आगे जाके उन्होंने स्ट्राइक्स की हैं। ठीक है, तो अब ये जो बैरूत की स्ट्राइक्स हैं ये बेसिकली हिजबुल्लाह को मजीद कमजोर करने की कोशिश है। ठीक है, और ये हिजबुल्लाह की जो वर्कशॉप है एन कना जो है यहाँ पे किया गया, और इसके अलावा साउथर्न लिबनान के अंदर भी स्ट्राइक्स की गई हैं, जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि वहां पे भी जो है वो हिजबुल्लाह जो है उसके ठिकाने मौजूद हैं। तो ये हिजबुल्लाह को बेसिकली टारगेट कर रहे हैं कि भी किसी भी टाइम को दोबारा से अगर ये कैपेबिलिटी हासिल कर लेती है कि उसके पास ड्रोन्स आ जाते हैं, आज की जो वॉर है वो ड्रोन वाली वॉर है सबसे खतरनाक, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए कह रहे हो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक थ्रेट होगा अगर ड्रोन की कैपेबिलिटी जो है वो हिजबुल्लाह के पास आ जाती है, इसलिए हम जो है
कोशिश कर रहे हैं कि भाई उसको बनाने ही ना दे, इसलिए हम जो है वो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जो लेबनान है वो सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है, यानी करें भी खुद और इल्जाम भी दूसरे के ऊपर जो है वो लगा दे। तो ये हालात जो है चल रहे हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, फॉरेन ऑफिस कंडेम्स इजराइल्स एयर स्ट्राइक इन लेबनान, अर्जेस इंटरनेशनल कम्युनिटी टू होल्ड तेल अवीव अकाउंटेबल। ठीक है कि भाई वो चाह रहे हैं कि अकाउंटेबल बनाया जाए, तो अकाउंटेबल तो उसे कोई नहीं बना सकता, सीधी सी बात है, हमारी सपोर्ट हासिल है हर जगह से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट है जी इजराइल्स नेवी गियर अप टू ब्लॉक हाई प्रोफाइल प्रोटेस्ट शिप, ठीक है, हेडेड फॉर गजा। कि गजा के लिए आपको पता है कि एक शिप जो है वो 4-5 दिन पहले निकला था, ठीक है, मेडलिन इस शिप का नाम है बेसिकली, और इसमें हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज मौजूद हैं, खास करके स्वीडिश एक सेलिब्रिटी मौजूद हैं जो क्लाइमेट के ऊपर काफी ज्यादा काम करती हैं, तो उनको माना जा रहा है। और इस तरह से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको हिट नहीं किया जा सकता, और ये मुसलमान भी नहीं है इंटरेस्टिंगली जिनको ये हिट करे, तो ये ईसाई सेलिब्रिटीज हैं, और अगर इनको हिट किया जाएगा तो इनका ताल्लुक जो है वो यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों से है, तो यूरोप की कंप्लीट सपोर्ट इनके लिए खत्म हो जाएगी अगर ये इस जहाज को कुछ करते हैं। तो इसराइल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी इसराइल इसके लिए भी तैयार है कि अगर दुनिया मेरे अगेंस्ट भी खड़ी होती है तो मैं इस टाइम पे गजा के अंदर इमदाद नहीं पहुंचने दूंगा। तो ये जहाज जो है मेडिटेरेनियन में पहुंच चुका है अब, तो देखते हैं इसको पहुंचने दिया जाता है कि नहीं। इसराइल की जो नेवी है वो हाई अलर्ट के ऊपर है इस टाइम पे, वो इंटरसेप्ट कर रही है मेडलिन को जी। इस जहाज का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो पता होना चाहिए कि मेडलिन का नाम है, और ये बेसिकली एक प्रोटेस्टेड वेसल है, यानी एक प्रोटेस्ट कर रही है एक तौर पे कि भाई आप गजा के लोगों को या बच्चों को खाना नहीं दे रहे, ठीक है। और ये फ्रीडम फोटेला कोलिजन जो है ये पूरी दुनिया के अंदर जो है ये इसी तरह से गजा के हुकूक के लिए काम कर रही है, इसका नाम है फ्रीडम फोटेला, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने पूरा अरेंज किया और अरेंज करके इसको यूके के झंडे के अंदर लेके आ रहे हैं। अब ये बहुत बड़े क्राइसिस हैं, अब यहाँ पे जो है मुनाफिकत एक्सपोज होने लगी है 1-2 दिन के अंदर, ठीक है, क्योंकि अगर इस जहाज को भी इसराइल टारगेट करता है तो इसका मतलब यह है कि आगे से हर सूरत में यूरोपियन कंट्री कम्युनिटी को और साथ में जो है वो यूके को रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि भाई हमारे जहाज को हिट कर रहे हो। लेकिन अगर वो किसी जवाब नहीं देते तो इसका मतलब यही है कि भाई पब्लिक प्रेशर के अंदर उन्होंने ये कह तो दिया कि जहाज जाए, लेकिन वो आगे से कुछ बोल नहीं रहे कि ठीक है ओके, पब्लिक को दिखा देंगे देखो भाई हमने तो जहाज भेजा, हुआ कुछ नहीं। तो अब इसलिए टेस्ट है, तो ये यूके का फ्लैग कैरियर है, बेसिकली यूके का फ्लैग है इसके ऊपर, और ये गजा की तरफ आ रहा है, और इसमें 12 हाई प्रोफाइल एक्टिविस्ट मौजूद हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो ग्रेटा टोंगबैग है, इनको कहा जा रहा है जी क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं स्वीडिश से, ठीक है। इसके अंदर अलावा इसके अंदर ब्राजीलियन है, आयरिश लोग शामिल हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ लोग जो है उसके अंदर शामिल हैं जो एक्टिविस्ट हैं, और मुसलमान कोई नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है, इसलिए अब इनके लिए चैलेंज है कि क्या करेंगे, जबकि जो इसराइल है उसकी नेवी तैयार है कि हम इसको रोकेंगे, हम इसको गजा नहीं पहुंचने देंगे। इससे पहले भी कोशिश की गई और उनको नहीं पहुंचने दिया गया, इसलिए कहा जा रहा है अब फ्रेंच और ब्रिटिश अथॉरिटीज जो है, क्योंकि दोनों के लोग मौजूद हैं, तो वो बहुत ही क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि भाई अब इसराइल क्या करेगा। दुनिया को तो यही बताया जा रहा है बिहाइंड द सीन जो भी है, लेकिन बताया ही जा रहा है कि भाई वो मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि इनके शहरी मौजूद हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि इनको कोई नुकसान पहुंचाया जाए, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो डिप्लोमेटिक टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे इसराइल, यूके और फ्रांस के बीच में। अच्छा, ये जो है जी ये इस जहाज के अंदर मौजूद है, और ये सारे के सारे किसी न किसी लेवल के ऊपर सेलिब्रिटीज हैं। बेसिकली ये जहाज है जिसके ऊपर सामान आ रहा है गजा के लिए, और ये जो है ये बेसिकली जो है वो ग्रीटा हैं जो स्विट्जरलैंड से हैं, बेसिकली ये सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, और साथ में क्लाइमेट के लिए बहुत ज्यादा ये काम करती हैं। तो अब ये ऐसे लोग हैं जिनको टारगेट करना इसराइल के लिए कोई इतना आसान नहीं है। आपको पता है सेलिब्रिटीज जो हैं उनका वैसे भी काफी ज्यादा चाहने वाले लोग होते हैं, तो फिर एक शोर शराबा शुरू हो जाएगा। तो डिप्लोमेटिक कंसर्न अब इसराइल को इस टाइम पे क्या हो रहा है कि अगर वो नेवल ब्लॉकेज करता है, ठीक है, जैसे उसने जो है वो 2010 के अंदर फोटेला का किया था, आपको याद होगा कि यहाँ से भी कुछ लोग गए थे, तलत हुसैन जैसे सहाफी लोग वहां पे इमदाद के लिए गए, लेकिन वहां नहीं पहुंचने दिया गया, ठीक है। तो उस टाइम पे भी एक डेडली वायलेंस हुआ था, ठीक है, और वो भी काफी ज्यादा इसराइल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम था। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अब ये दोबारा से इसराइल को एक्यूज पहले से ही किया जा रहा है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेके, कि भाई आप पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लेके आ रहे हैं और आप जो है पूरी दुनिया के लिए नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ऐसा होता है मेडलिन के साथ भी और इसको भी यहाँ नहीं पहुंचने दिया जाता, तो फिर क्या होगा, फिर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो बढ़ेंगे और इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। और इंटरनेशनली पहले ही नेतन्याहू को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो अब अगर किया जाता है तो फिर जाहिर बात है और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी और डिप्लोमेटिक बैकलैश भी आएगा। तो अब देखते हैं कि इस जहाज को जो है वो पहुंचने दिया जाता है या नहीं पहुंचने दिया जाता, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, डिवाइड एंड रूल, इजराइल प्रोवाइडिंग गन्स टू गजा गैंग टू ब्लस्टर अपोजिशन हमास। ठीक है, कि अब देखें एजेंसीज कैसे काम कर रही हैं, और बेसिकली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगा कि पूरी दुनिया के अंदर अगर अमन चाहते हैं, ठीक है, तो एक काम कर दें, और वो क्या कर दें, जो स्पाई एजेंसीज हैं इसको खत्म कर दिया जाए पूरी दुनिया में ही, तो सुकून आ जाए। समझ गए हैं? क्योंकि ये जो एजेंसीज हैं, आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा, वो जो देखते हैं तो आप सोचते होंगे कैसे काम करते हैं। तो एजेंसीज जो हैं, ये स्पाई एजेंसीज, इनकी एक अपनी ही दुनिया है, और असल में दुनिया को यही चला रहे हैं। ये सच है कि दुनिया को ये एजेंसी से चला रही हैं। जो बज़ाहिर आपको नजर आता है ना, ये इदारा चला रहा है इसको, ये इदारा इसको, ये सब झूठ है। ये सिर्फ आपको और मुझे दिखाया जाता है, असल में जो है वो दुनिया को एजेंसी से चला रही है। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान को ऐसा ही चला रही है तो ठीक है, कोई झूठ नहीं है। अगर हम ये कहें कि इसराइल को मोसाद चला रही है तो कोई शक नहीं है। अगर हम ये कहें अमेरिका को सीआईए चला रही है तो इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया को रॉ चला रही है तो इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये एजेंसीज ही जो है वो पूरी दुनिया की हुकूमतों को कंट्रोल कर रही हैं। कोई डिसीजन बेशक लीडर ले रहा हो, लेकिन उस लीडर ने वो डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि उसको इस चीज के ऊपर फोर्स किया गया, या वो उनके पास उस इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है उनके। अगर आप जब एजेंसीज को स्टडी करेंगे ना, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो अब देखिए डिवाइड एंड रूल का काम कैसे हो रहा है बेसिकली। अब एक साइड से भी मुसलमान, दूसरी साइड से भी मुसलमान, तो अब जो एंटी हमास मलेशिया है गजा के अंदर, उसको जो है वो इसराइल फंडिंग कर रहा है। एक साइड से मुसलमानों के खिलाफ है, हमास को टारगेट कर रहा है, लेकिन दूसरी साइड से उसे पता है कि भाई हमास को खत्म करना है, तो फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे बेसिकली जो है वो उसके अगेंस्ट में एक गैंग को खड़ा करना होगा। तो अब ये क्या कर रहा है जी, क्रिमिनल जो गैंग है जिसको अबू शबाब कहा जाता है, और ये बहुत ही खतरनाक ग्रुप है। बेसिकली ये भी जो है वो दाइश की टाइप का ग्रुप है, या दाइश की ही आप ये कह ले एक ब्रांच है, जो कि इस टाइम पे ऑलरेडी काम कर रही है। दाइश का तो वैसे भी कहा जाता है कि वो मुसाद की ही बनाई भी है। तो हमास को काउंटर करने के लिए इनको जो है असला दिया गया, और वो असला दिया जा रहा है जो बेसिकली सीज किया गया हमास से, यानी हमास से जो क्लाशनकोव्स वगैरह जो है सीज की गई हैं, वही इनको असले के तौर पे दी गई हैं। और एक बहुत ज्यादा नहीं है, 300 ग्रुप लोगों का ग्रुप है, लेकिन जब इन्हें कोई पूछने वाला ना हो और इन्हें गन्स दे दी जाए, फ्री में असला मिल रहा हो, और ये कहा जाए मारो, तो फिर क्या होगा? अब आप ये बताएं कि हमास के पास इतना ज्यादा असला कहां से आ गया? तो हमास को भी तो इन्होंने दिया। समझ गए? हमास को भी इस लेवल पे इन्होंने ही पहुंचाया, लेकिन क्योंकि हमास ये नहीं जानती होगी। ये तो लीडरशिप की बात है कि लीडर्स जानते होंगे, और इनको तो आइडिया नहीं होगा क्या हो रहा है। तो बेसिकली अब रफा का कंट्रोल जो है वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये अबू शबाब के पास चला जाए, और थोड़ा सा आसान हो जाए इनके लिए, और इनके सोल्जर्स जो है वो जख्मी ना हो। क्योंकि जब इनके ऊपर जो है वो अपोजिशन ने आगे से अटैक किया, यानी अपोजिशन ने नेतन्याहू को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया इसको लेके कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, इस तरह का क्यों कर रहे हो, तो नेतन्याहू ने आगे से क्या कहा, अपोजिशन लीडर ने जब ये बात कही कि भाई तुम तो गलत कर रहे हो, तुम वही काम कर रहे हो, बेसिकली वही प्ले बुक यूज हो रही है जो पहले तुमने जो है वो हमास के लिए यूज की। ठीक है, तो जैसे तुमने आईएसआई के लिए, आईएसआईएस के लिए यूज की, यानी दाइश के लिए, और अब इसी तरह से तुम जो है यही काम कर रहे हो। और तुमने पहले भी ये काम किया हमास को एम्पावर करके, कि तुमने हमास को ताकतवर किया किसके अगेंस्ट में, वीकन द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, कि तुमने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, यानी फिलिस्तीन की जो असल हुकूमत है वेस्ट बैंक के अंदर, उसको गजा में कमजोर करना था। इसलिए यहाँ पे हमास को जो है वो बिल्डअप किया गया। ये इल्जाम लगाया जा रहा है उनके लोगों की तरफ से, उनके अपोजिशन लीडर की तरफ से। ठीक है, तो अब तुम जो है वो हमास जब तुम्हारे अगेंस्ट खड़ी हो गई है, तो अब तुम हमास को क्या कर रहे हो जी, नीचे लाने के लिए जो है वो अबू शबाब को जो है अब तुम ये सब कुछ कर रहे हो। तो अब कल को अबू शबाब तुम्हारे लिए खड़ी हो जाएगी, तो फिर क्या करोगे? तो ये तो तुम लॉन्ग टर्म में जो है वो फ्यूल कर रहे हो जी इंटरनल क्योस को। इससे जो है मजीद सिक्योरिटी जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर खराब होगी, तो इसलिए जो है ये काम खराब है। जबकि दूसरी साइड से अगर नेतन्याहू की बात करें, तो नेतन्याहू सब ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है बड़ा सोच समझ के काम किया, हमारे जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसको अप्रूव किया है। ठीक है जी, ब्रॉडर स्ट्रेटेजी अप्रूव की है सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने, कि भाई इसका तरीका यही है कि अपने फौजियों को लड़ने से बचाओ, डिवाइड एंड रूल करो, और ठीक है इनको तकसीम कर दो, आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हमारा जो दुश्मन है वो खुद ही कमजोर होकर मर जाएगा। तो ये देख लें किस तरह से हमें नजर आ रहा है एजेंसीज किस तरह से काम कर रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये वो 5 जजेस हैं बेसिकली। अगर आप इनको देखें तो ये आईसीसी के जजेस हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजेस। इन जजेस ने 2 फैसले दिए। एक तो ये कि इजराइल जो है वो वॉर क्राइम कर रहा है, तो इन्होंने नेतन्याहू और उनका जो डिफेंस मिनिस्टर था इनके खिलाफ जो है वो वारंट जारी किए हुए हैं। और दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन यूएस करता रहा, अमेरिका करता रहा, उसके ऊपर भी इन्होंने जो है वो क्रिटिसाइज किया हुआ है अमेरिका को। तो इसको लेके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है इनके ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं अमेरिका के अंदर।
तो अब आप जरा चेहरा देख लें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसको 124 से ज्यादा मुल्क मानते हैं, उनके जजेस जो है वो इंडिपेंडेंटली फैसला नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली। तो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो लॉ को किस तरह से जो है, ना मानना तो एक अलग बात है, लेकिन जजेस को ही पकड़ के घसीटना, इससे ज्यादा क्या डिसरिस्पेक्ट हो सकती है लॉ की। और आप क्या सिखाएंगे कि लॉ क्या है दुनिया के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूं, जो आपको नजर आ रहा है दुनिया, वो बिल्कुल वैसी नहीं है जो आपको अच्छी दिखाई जा रही है। ये ऐसा ही है, हमेशा ताकतवर ने रूल किया और उसने जो है सरेआम पाबंदियां लगा दी, कुछ कुछ करे, ठीक है। तो सैंक्शंस इम्पोज्ड ऑन आईसीसी जजेस ओवर यूएस एंड इजराइल केसेस, ठीक है। बेसिकली इजराइल के केसेस के ऊपर ही लगाए हैं, यूएस का इतना क्या है उनका अफगानिस्तान के अंदर, कोई किसी को अकाउंटेबल तो नहीं ठहराया। तो जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने पाबंदियों का ऐलान किया जी 4 इंटरनेशनल कोर्ट के जजेस के ऊपर, ठीक है, जिन्होंने टारगेट किया था इजराइल को और यूनाइटेड स्टेट्स को, ठीक है। और इनके ऊपर क्या किया जी, ट्रेवल बैन कर दिया कि भाई ये अमेरिका कभी नहीं आ सकते, इनके एसेट्स भी जो अमेरिका के अंदर थे उनको भी फ्रीज कर दिया। अब ये किसी क्रिमिनल के साथ नहीं हो रहा, जैसे अमेरिका ने तालिबान के एसेट्स रोके हुए हैं, जैसे ईरान के रोके हुए हैं, जैसे हमास के रोके हैं, बल्कि ये उन्हीं का एक वेस्ट का ही बनाया हुआ एक इंस्टीट्यूट है, यूएन का बनाया हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है, ठीक है, उनका बनाया हुआ एक इंस्टीट्यूट है, लेकिन उनके जजेस के साथ ये हो रहा है। तो आप देख लें फिर कितना रिस्पेक्ट करता है जी अमेरिका लॉ का, ठीक है। इन्होंने वारंट जो है वो जारी किए हुए नेतन्याहू के, और साथ में जो है उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है गैलियंट, इन दोनों के, ठीक है, नेतन्याहू और गैलियंट के। तो इसलिए जो है इन जजेस को जो है इन्होंने क्या किया हुआ जी, कहा हुआ है कि आपके ऊपर पाबंदी है, अब आप अमेरिका नहीं आ सकते कम से कम, ठीक है। तो इसके ऊपर इसराइल तो बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है। और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रोबियो साहब, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी था, यानी वो आगे से डिफेंड भी कर रहे हैं कि भाई ये अमेरिका को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सुवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसका मतलब ये है सुवरेनिटी का कि हम पे कोई सवाल ना उठाए, हम दुनिया की जिस भी मुल्क की सोवरेनिटी को पामाल करना चाहें, उनकी हाकमियत को पामाल करना चाहें, ड्रोन्स भेजना चाहें, जंग करना चाहें, कर सकते हैं, लेकिन हमारे डिसीजंस के ऊपर भी अगर कोई असरअंदाज होगा तो वो हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। जबकि नेतन्याहू जो है वो भी, उसने भी बड़ा प्रेज किया और बड़ा खुश हुआ कि वेल डन, बहुत अच्छा काम आपने जो है वो किया हुआ है, ठीक है जी, यानी आपने बहुत अच्छा काम किया जी, ठीक किया आपने। और ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड फैसले थे बेसिकली। तो आप अंदाजा कर लें कि किस तरह से जो है इंटरनेशनल कोर्ट को जो निशाना बनाया जा रहा है। ग्लोबल रिएक्शंस की बात करें और टेंशंस की बात करें आईसीसी को लेके, तो अब बेसिकली यहाँ पे आईसीसी ने तो कंडेम किया है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है कि भाई यूएस जो है वो किस तरह से एक इंटरनेशनल इदारे के ऊपर, जिसके 125 मेंबर जो है वो सिग्नेचरी हैं, और आप पूरी दुनिया उनके फैसलों को मानती है, तो आप उन जजेस के ऊपर जो है पाबंदियां लगा दें कि वो आपके फेवर के फैसला नहीं कर रहे, जबकि इंसाफ तो जो है ना, कानून तो अंधा है भाई, तो आप ये कैसे कर सकते हैं। तो इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन यूएस और इजराइल इस टाइम पे एक पेज पे हैं और वो कुछ नहीं सुनना चाहते, और उन्हें इतना ही पता है कि इस टाइम पे यहूदियों को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से बेनकाब हो रहे हैं ये खुद ही। तो ये जो है वो बेसिकली हमारे पास थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, ट्रम्प साहब और जो एलॉन मस्क हैं, ये आमने सामने आ चुके हैं, और एक हफ्ता पहले तक जिनकी दोस्ती की जो है वो किस्से कहानियां सुनाए जाते थे, वो अब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं बेसिकली। और आहिस्ता आहिस्ता ये दुश्मनी जो है वो धमकियों में बदलती जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता ये धमकियां भी मजीद एक्सपोज होंगी, ठीक है। अब बेसिकली हुआ क्या है कि आपको पता है कि इस हफ्ते के अंदर जो है 3-4 दिन पहले जो है एलॉन मस्क जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थे, और जो उनका डिपार्टमेंट था डॉग के नाम का, कि भाई उनका काम क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। उन्होंने ये कहा था कि $1 ट्रिलियन जो है मैं अमेरिका को बचा के दूंगा, ये जो इतने ज्यादा एक्सपेंडिचर्स किए जा रहे हैं, खास करके मिलिट्री के बहुत ज्यादा खिलाफ थे, वो कि ट्रंप भी मिलिट्री के खिलाफ थे एस्टेब्लिशमेंट के, और इसी वजह से तो उनको इलेक्शन वो जीते थे, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे, एस्टेब्लिशमेंट ने बुलेट भी फायर करवाई, ये कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ट्रंप ने जो है वो $300 मिलियन लगाए इनकी कंपेन के ऊपर, यानी एक बहुत बड़ा पैसा लगाया। और ट्रंप की जीत में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल एलॉन मस्क का रहा, क्योंकि एलॉन मस्क की भी अपनी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और इतना ऊपर से पैसा भी लगाया, इलीगल वेज भी यूज किए। तो अब जो है जब इनकी बात नहीं सुनी गई नए टैक्स बिल के ऊपर, ठीक है, और खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, कि इलॉन मस्क ही चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बने, वही जो चाइना चाह रहा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगी तो ट्रम्प जैसे जो बिजनेसमैन हैं, जो कि अब दोबारा से अलास्का के अंदर या अमेरिका के अंदर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि भाई ये जो बेसिकली अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी तो ये जो ऑयल एंड गैस है ये सेक्टर खत्म हो जाएगा। तो ऑयल एंड गैस तो दुनिया का ब्लैक गोल्ड है, इतना बड़ा पैसा दे रहा है, तो ट्रंप उसे कैसे बंद कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा इश्यू है। तो ट्रंप अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं कि भाई हम ऑयल एंड गैस को भी खत्म नहीं कर सकते, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो चाइना ऊपर चला जाएगा, अमेरिका नीचे चला जाएगा। जबकि एलॉन मस्क कह रहे हैं कि भाई हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जाना चाहिए, बजाय इसके कि हमें जो है वो यही ट्रेडिशनल सोर्स यूज करें जिससे क्लाइमेट तबाह हो रहा है,
समझ गया। तो खैर कोई भी हो, असल इशू जो है वो टैक्स के ऊपर बना के भाई इलॉन मस्क साहब कह रहे हैं कि आपने नया टैक्स क्यों पास किया, जबकि जो यहाँ पे ट्रम्प साहब कह रहे हैं बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो इसलिए जो है इन्होंने रिजाइन कर दिया। और साथ में आपने देखा कि CNN ने इनके ऊपर इल्जाम भी लगाया कि भाई जो है ये कोई जो है नशा वगैरह भी करते हैं, जिसको इन्होंने डिनाई किया। और अब जो है ये एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, जो कुछ हफ्ता पहले तक फर्स्ट बड़ी कहलाते थे और बड़ा ही जो है वो इनका, आपको पता है कतर के टूर के अंदर भी जो है, मिडिल ईस्ट के टूर में कतर में ये आए, इन्होंने मुलाकातें की, सब कुछ किया, लेकिन अब बहुत ज्यादा दूरी होती जा रही है। और इन्होंने इस दूरी में एक धमकी दी है, और वो धमकी अब इंटरनेशनली भी हम देखेंगे, हमें नजर आएगी। ड्रैगन एयरक्राफ्ट जो इनका है, ठीक है, ड्रैगन एयरक्राफ्ट वो एयरक्राफ्ट है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोगों को लाता ले जाता है। अमेरिका के पास फिलहाल ऐसा कोई जहाज नहीं है, ये सिर्फ एक जहाज है ड्रैगन का एयरक्राफ्ट, जो कि बेसिकली नासा यूज कर रहा है, और ये बनाती है टेस्ला, एलॉन मस्क की कंपनी। ठीक है, तो इसलिए अब एलॉन मस्क ने धमकी दे दी है कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं नासा के साथ जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जो एस्ट्रोनॉट्स को मैं लाता ले जाता हूँ, अभी आपने देखा लास्ट भी वो जो एस्ट्रोनॉट्स को लेके आए हैं 6 महीने बाद, तो वो भी जो है वो एलॉन मस्क लेके आए हैं। ठीक है, तो उसका जो है मैं खत्म कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो $4.9 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि नासा ने जो है वो इनके साथ किया हुआ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के लिए, क्योंकि अमेरिका के पास ऐसा कोई शिप नहीं है। एलॉन मस्क की जो है वो नासा के एस्ट्रोनॉट्स को लाते ले जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर तुम इस तरह करोगे तो मैं फिर तुम पे बंद कर दूंगा। ये है जी ड्रैगन, बेसिकली स्पेस एक्स इनकी कंपनी है, एलॉन मस्क की, आपको पता है। और यहाँ पे ये नासा का टैग भी लगा हुआ है, तो नासा यूज करता है अपने एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है खला के अंदर, उस पे भेजने के लिए, एस्ट्रोनॉट्स को लाने ले जाने के लिए इसको यूज करता है। तो अब ये एलॉन मस्क जो है इन्होंने धमकी दे दी है कि अगर तुम मेरे खिलाफ ज्यादा बोले तो मैं ये कैंसिल कर दूंगा, तो नासा को भी नुकसान होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ऐसा होता है, अगर ड्रैगन की सर्विसेज जो है वो खत्म कर दी जाती हैं, तो इससे क्या होगा, डिसरप्ट हो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सिलसिला भी। तो ऊपर जो बैठे हुए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उनको वापस इन लाया जाएगा, तो वो फिर और ज्यादा तनकीद का निशाना जो है वो अमेरिका भी बनेगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, और ये नासा के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। और खास करके जो ट्रम्प साहब ने अभी जो गोल्डन डूम की बात की है कि भाई वो स्पेस के अंदर जो है पूरा एक डिफेंस सिस्टम लॉन्च करेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा इनको मुश्किलात हो जाएंगी। इसके अलावा रशिया के पास एक जहाज मौजूद है जो लाता ले जाता है, तो रशिया के पास है और चाइना अमेरिका के पास है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है जो स्पेस के अंदर लोगों को लाता ले जाता है। ठीक है, और 2 दहाइयों से जो है ये एग्रीमेंट चल रहा है एलॉन मस्क की कंपनी के बीच में और नासा के बीच में, जो ला रहा और ले जा रहा है। तो अब दूसरी साइड से ट्रंप ने क्या धमकी लगाई है जी, ट्रंप ने जो है वो अपने सोशल मीडिया ट्रुथ प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कहा कि भाई तुम ऐसी बातें ना करो, अगर ऐसा कहोगे तो जो गवर्नमेंटल सब्सिडीज और कॉन्ट्रैक्ट हैं मैं वो सारे खत्म कर दूंगा। यानी जो तुम्हारी कंपनी को जो बेनिफिट्स मिले हैं अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से, वो मैं खत्म कर दूंगा। तो दोनों के बीच में अब ये जंग चल रही है। तो फिलहाल तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जंग आगे मजीद बढ़ेगी और शायद नेक्स्ट इलेक्शन में आप ये कह सकते हैं कि एलॉन मस्क और ट्रंप आमने सामने खड़े हों। ठीक है, गो के एलॉन मस्क जो है वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ भी उन्होंने पंगा लिया, अब इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी लिया, तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी अमेरिका में बिजनेस करना भी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या बनता है, दो टक्कर के लोग हैं। तो ये जो है अभी तक हमारे पास करंट अफेयर्स थे।